हेलो फ्रेंड्स। आज 9 दिसंबर 2016 है। आज के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में हम देखने जा रहे हैं कौन से आर्टिकल आज हैं। ओके फ्रेंड, ये जो आर्टिकल है और रिफॉर्म एट रिस्क जो है ये जीएसटी पर बेस्ड है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है यूरोप में जो इलेक्शन होने वाले हैं इन 2017 और उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे क्योंकि कल भी इसी बेस पर था आर्टिकल। ओके, इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उनकी आर्टिकल है और ये डिमोनेटाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको हम काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है, एमएलए के ऊपर है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है तमिलनाडु के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्टिकल है जीएसटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हाँ जीएसटी होता क्या है। तो इंडिया ने वन टैक्स सिस्टम को एडॉप्ट कर चुका है और ये 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। इंडिया जो है 160th कंट्री है जो एडॉप्ट किया है इसे, और जो फ्रांस है वो फर्स्ट कंट्री था है जो 1952 में अडॉप्ट किया है। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है जीएसटी के बारे में। ओके, और जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था जब वो प्रधानमंत्री थे 2001 में। ओके, तो जीएसटी जो है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाए में कन्वर्ट हो गया है और ये वन नेशन वन टैक्स का डिनोट करता है। ओके, बट जीएसटी में कुछ चीज़ें हैं जो लागू नहीं होती है, उनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा। वो जो पहले थे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वही रहेंगे, जैसे कुछ लाइफ सपोर्ट ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उस पर पेट्रोलियम्स हैं, अल्कोहल एंड टोबैको है और कस्टम ड्यूटी है। लाइफ सपोर्ट ड्रग्स पर जीएसटी इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि कुछ मेडिसिन हैं जिन पर हाई कॉस्ट होता है, कुछ मेडिसिन लाइफ सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं और ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए इसको हम इसको गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया। पेट्रोलियम जो है जो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और हर स्टेट के लिए अलग अलग अपना वैट वो डिसाइड करते हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में जो अप एंड डाउन होता है उसके ऊपर इसकी प्राइसेस डिपेंड हो जाती है, जिस वजह से इसको भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया है। जो अल्कोहल एंड टोबैको है, आप सोच रहे हो कि इसको जीएसटी में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जो होती है अल्कोहल एंड टोबैको से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो एक अल्कोहल होता है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत लो होती है, बट उस पर गवर्नमेंट अप्रॉक्स 200% 400% टैक्सेस लगाती है, जिससे वो कॉस्टली मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया तो इस अल्कोहल एंड टोबैको और चीप हो जाएंगे, जिससे उनको रेवेन्यू मिलने में प्रॉब्लम होगा। और कस्टम ड्यूटी पे जीएसटी इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबल करने में उसके बहुत बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस आर्टिकल में जो है अरुण जेटली जी जो है 11 और 12 दिसंबर को एक मीटिंग करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट जो है वो जीएसटी को अभी लागू करने से थोड़ा हिचक रही है क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जिससे स्टेट के पास रेवेन्यू की शॉर्टेज आ चुकी है। और जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश वो चाहते हैं कि वो अपने गुड्स पर खुद कमांड करें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी को एक मनी बिल के तौर पर
ला सकती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं मनी बिल होता क्या है। मनी बिल वो बिल होता है जो कि पार्लियामेंट में नहीं रोका जा सकता, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसे डिनाई नहीं कर सकता। सिर्फ मनी बिल है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक बार अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो पास होना ही है उससे। और ये आर्टिकल जो है 110 में आता है, ये याद रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो बजट होता है वो मनी बिल के तौर पर ही पास होता है, क्योंकि बजट को कभी नहीं रोका जा सकता। जो एनुअल बजट होता है, रेल बजट होता है, इसको नहीं रोका जा सकता। तो इसमें बस अरुण जेटली जी जो 11 और 12 दिसंबर को जो मीटिंग करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर कि हाँ इसे 1 अप्रैल से कैसे लागू किया जाए। अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है और करेंसी की शॉर्टेज है, तो इससे ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो मेनली इन्हीं पॉइंट को इस आर्टिकल में बताया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल पर हम चलते हैं। ये यूरोप की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर है। यूरोप में जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होना है, जैसे जर्मनी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फेब में होने वाला है, डच में भी अप्रैल में होने वाला है, फ्रेंच में भी मई में होने वाला है। तो यूरोप के लिए बहुत ही 2017 जो है बहुत ही सरप्राइजिंगली रहने वाला है, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ उसमें राइट विंग आने वाला है, लेफ्ट विंग आने वाला है। क्योंकि यूरोप पर असर पड़ा है ब्रेक्जिट का, और यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई है उसका। और सबसे सरप्राइजिंगली जो दो बातें रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें वहाँ के जो राइट विंग के कैंडिडेट थे नॉर्बर्ट हॉफर, वो हार गए हैं और उनके प्लेस पर अलेक्जेंडर वान डर वेलेन जो कि ग्रीन पार्टी से हैं उनकी जीत हुई है, और वो काफ़ी कम गैप से जीते हुए हैं। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग नहीं रहा। और जो अलेक्जेंडर वान डर वेलेन जो है वो ओपन माइंडेड है, लिबरल माइंडेड है, और वो प्रो रिफ्यूजी को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, और दूसरा जो है इटली में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैटियो रेंजी, उन्होंने एक रेफरेंडम कराया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए, तो बट वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जिससे उन प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के जो रिजाइन दे सकते हैं, और ये इटली में 2017 में इलेक्शन हो सकता है। ओके, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमिग्रेंट की, जिससे वजह से ब्रिटेन और अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, और पूरा यूरोप भी इमिग्रेंट की वजह से ही हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो यूरोप है यूनियन है, 27 कंट्रीज़ का यूनियन है। ओके फ्रेंड, तो बस इसमें यूरोप के पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। ओके, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें मनमोहन सिंह जी का आर्टिकल है, और ये बस इस आर्टिकल में यही बताना चाह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का क्या साइड इफेक्ट पड़ा हुआ है, डिमोनेटाइजेशन क्या लॉस हो सकते हैं, जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जो इंडिया की जो 65% पॉपुलेशन है वो कैश में ट्रांजेक्ट करती है, वो कैशलेस नहीं करती है। इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्स 2% के आसपास डिक्लाइन हो सकती है। वो सो ये उतना खास नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। ये है आर एमएलए डेलीगेट्स और ट्रस्टी। ये जो आर्टिकल्स है जो अभी जो कुछ दिन पहले 5 जो कांग्रेस एमएलए जो हैं वेस्ट बंगाल में, 10 तेलुगु देशम पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स थे तेलंगाना में, 20 वाईएसआर कांग्रेस एमएलए आंध्र प्रदेश में, ये सभी दूसरे पार्टी में स्विच कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात थी जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे एमएलए जो थे वो दूसरे पार्टी में जाकर स्विच कर गए। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो उनके एमएलए अगर स्विच कर जाते हैं तो पार्टी गिर जाती है और दूसरे पार्टी में जो बनाते हैं, जबकि वो एमएलए उन रूलिंग पार्टी के नाम पर अपनी सीट से जीते रहते हैं। जो कि एक लॉ है अपना एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 में पास हुआ था, और ये 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के में है, which laid down the process by which legislator may be disqualified on the ground of defection. A member of parliament or a state legislature was deemed to have a defected if he either voluntarily resigned from his party or disobeyed the directives of the party leadership. इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मेंबर्स हैं, एमएलए हुआ या फिर एमपी हुआ, अगर वो
अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है। बट इंडिया में जो भी इलेक्शन लड़े जाते हैं वो पार्टी के नाम पर लड़े जाते हैं, और जो पब्लिक है वो वोट भी पार्टी के नाम पर देती है। सो इट कंट्राडिक्ट करता है कि हाँ, इनके लेजिस्लेटर को समाप्त कर देना और जो पब्लिक वोट देती है उसके साथ धोखा करना, तो इन सभी पॉइंट को इसमें हाईलाइट किया गया है। बट इसमें एक नॉर्म्स बोला जाता है कि हाँ, अगर टू थर्ड ऑफ द वोट टोटल मेंबर्स अगर स्विच कर जाते हैं दूसरे पार्टी में तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द हो सकती। अगर कोई सिंगल जा रहा है तो उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर देना, बट इन मास अमाउंट में जा रहे हैं, जैसे 66% के अप्रॉक्स में जा रहे हैं, तो उनकी लेजिस्लेचर नहीं समाप्त की जा सकती। ओके फिर, तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए बस एमएलए की ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक तरह से ये पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। क्योंकि सपोज कीजिए कोई अच्छी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है, बट वहाँ के इंटरनल मेंबर्स को भी ये प्रॉब्लम है तो वो स्विच कर जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट उस डिसीजन को नहीं ले पाती है। एक मेजोरिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। सो फ्रेंड, इसमें देख लीजिएगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि 1985 में आया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के 52nd अमेंडमेंट में आता है, और जो कि 52nd अमेंडमेंट 10 शेड्यूल में आता है। तो इस दो पॉइंट को याद कर लीजिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो 1985 में आया है, और 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ओके फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड, ये जो आर्टिकल है जो नेचर के ऊपर बेस्ड है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है, और इसको लिखा है डॉक्टर प्रकाश नेलियट ने, जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी पहले होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक समूह होता है, जिसमें स्पेसीज होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, इकोसिस्टम के मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल बॉडी में मैराइन बॉडी, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, उन सभी में पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बारे में जानना हमें क्यों ज़रूरी है, क्या उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके प्रॉफिट है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है एक यूनिक पार्ट है नेचर का, जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, बचा कर रखना है, क्योंकि अगर ये एक बार खो गए तो वो हमेशा के लिए खो ही जाएंगे, क्योंकि वो दोबारा वापस नहीं पा सकते। आज जो जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, नेचुरल हजार्ड्स आ रहे हैं, वो सभी इन बायोडाइवर्सिटी इन बैलेंस की वजह से हो रही है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि इन्वायरमेंट को कंसर्न करते हुए अगर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा में अगर हम जो मूर्ति बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय अगर मिट्टी के बनाए, तो उससे हम जब विसर्जन करते हैं तो उस समय मिट्टी जो है पानी मिलकर वो पानी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। नदी में जो अपन विसर्जित करते हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाटर साथ रिएक्ट होकर बहुत ज़्यादा पानी को हार्म पड़ते हैं, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले मछली या फिर और भी जीव जंतु होते हैं, वो अब उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर स्पेसीज हैं इकोसिस्टम के, जिन्होंने अपनी पहचान खो दी है। बहुत सारे बर्ड्स हैं। और एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इकोसिस्टम के लिए नहीं बेटर है, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे हेल्थ भी रहते हैं, फूड सिक्योरिटी बनी रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वजह से टूरिज्म बढ़ता है और उससे लिवलीहुड सिक्योरिटी बनी रहती है, और क्लाइमेटिक चेंज का हमें डर कम होता है, कोई भी नेचुरल हजार्ड्स आने की संभावना कम होता है, क्योंकि उनसे बहुत सारे हेल्प डे टू डे लाइफ में प्रॉफिट होता है। जो वर्ल्ड का एनुअल बजट है बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन में, वो $33 ट्रिलियन है, जो कि यूएस और चाइना के बजट से भी कहीं ज़्यादा है। और जो वर्ल्ड के 70% से ज़्यादा पुअर हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इकोसिस्टम या फिर जो बायोडाइवर्सिटी गुड्स एंड सर्विस है उनके ऊपर। तो
अगर थोड़ा सा भी बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है तो लगभग 70% से आसपास जो पीपल्स हैं वो अफेक्टेड होंगे, उनकी डे टू डे लाइफ अफेक्टेड होगी। जो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, बट यहाँ पर 2.4% ही लैंड है वर्ल्ड में, जितनी भी लैंड अवेलेबल है, और 4.2% ही वाटर रिसोर्स हैं जो यूजफुल हैं। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर ईस्ट इंडिया तक में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स पाए जाते हैं, कहीं हिली एरिया, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पठारी एरिया है। तो इन सभी पॉइंट को देखा जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी फील्ड में, और इंडिया के पास काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं। बट जो आज हमारा जो है जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, कॉज जैसे इकोलॉजिकल इनबैलेंस हो जा रहा है। फॉरेस्ट इंडिया में जो भी फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, डेजर्ट्स भी हैं, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, तो इन सभी को भी हमें प्रिजर्व करना है, बचा कर रखना है। अराउंड 1.2 बिलियन लोग जो हैं वो लगभग 8% के स्पेसिस में पाए जाते हैं, अप्रॉक्स साथ में रहते हैं, जो कि 45,000 स्पेसिस पेड़ पौधे के हैं जिनमें, और 91,000 स्पेसिस जो है एनिमल्स के हैं। तो जो हमारे जो 1.2 बिलियंस लोग हैं वो एक इतने प्लांट के स्पेसिस और एनिमल्स के स्पेसिस से जुड़े हुए हैं। सो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारी अपनी सोच को इम्प्रूव करना होगा, उसको प्रिजर्व करना होगा, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी होगी जिससे बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड ना हो। जो भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। पॉल्यूशन से वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिपेंड बेस्ड है। तो जैसे इंडिया, चाइना और यूएसए ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दुनिया में देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें माइंड रखना होगा। जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो हमारी इकोनॉमिक सेक्टर है वो पूरी तरह डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वाटर सप्लाई, एनर्जी, ट्रेड भी होता है इसी से, इंडस्ट्री बहुत सारी इसी पर बेस्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म भी डिपेंड होता है। और वो किसी न किसी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को से रिलेटेड होते ही हैं। और बायोडाइवर्सिटी की वजह से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाता है, अपने ट्रेडिशन को जानते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे इंडिया इज मल्टी ट्रेडिशनल कंट्री, और इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी कल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ का, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग पाए जाते हैं, लैंग्वेजेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही हमारे जो अमानत है इसको हमें बचा कर रखना है। और जो भी हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी गोल हैं उनको सेव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है और प्लान एक्शन है उसको इस कदर से हम टारगेट करें कि हाँ उससे हार्म ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में हेल्पफुल ही हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्पेसीज, प्लांट, एनिमल्स हुए हैं, जो भी बर्ड्स विलुप्त हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं उसको हम बचाएं। जैसे हमारे यहाँ टाइगर जो है बहुत कम बचे हुए हैं, पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइगर थे, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट बहुत अच्छी है, और थैंक्स एंड हैव ए गुड डे। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा काफ़ी, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।